प्रतिलेखन संख्या 1। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। पैरा। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी को कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थीं। पैरा। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम, जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी का कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है, और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए, लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब भी उन्हें अवसर मिलता है, किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का, जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? पैरा। भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों का सार राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भाषा में पहुँचाई जा सकती है। आपने अच्छा किया कि श्री गणेश राष्ट्रभाषा हिंदी से किया। मैं तो चाहूँगा कि सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाए, ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि वैज्ञानिक कितनी मेहनत से नई नई किस्में और तकनीकें निकाल रहे हैं। पैरा। अब से 3 दिन बाद हम
नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मुझे बताया गया कि सन 1995 के वर्ष को यूनेस्को ने सहनशीलता का वर्ष घोषित किया हुआ है। शायद भारत में इसके बारे में ज़्यादा चहल पहल या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो हैं ही सहनशील। इसमें भी सबसे ज़्यादा सहनशील हैं किसान। आप खुद हिसाब लगा लो। इस तरह से भारत का किसान संसार का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा। आजकल जाड़ा जोरों से पड़ना शुरू हो गया है, फिर भी उत्तर भारत का किसान शीतलहर की परवाह किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है, क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। किसान ठंड सहकर फसल उगाएगा और फसल पकते पकते गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो जेठ की तपती धूप में बहे खेतों में कटाई व मुड़ाई का काम करेगा। यह जाड़ा पाला सहन और कड़ी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते रहना, इतना सहनशीलता किसान के बूते की ही है। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज़्यादा सहनशील है। हर हाल में जी रहा है। गेहूँ चावल विदेशों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं। हर चीज़ के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, मगर किसान की मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा देने में हम 10 बहाने बनाते हैं और किसान है कि बर्दाश्त कर रहा है। बिजली महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, संकर बीज महंगा है, रासायनिक खादें महंगी मिलती हैं, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो चिल्लापो शुरू हो जाती है। मेहनत करता है किसान और मेहनत पर फलते फूलते हैं बिचौलिए, मंडी के दलाल, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी, उसकी फसल का तेल निकालने वाले व्यवसायी, ये सारी बातें सहते हैं हमारे किसान भाई। तो किसान से बड़ा सहनशील और कोई नहीं। कोई आता है तो खराब किस्म का बीज बेच जाता है, तो दूसरा जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेच जाता है। कई एक नकली कीटनाशक दवाएं बिक रही हैं, छिड़को तो कोई असर ही नहीं होता। किसान बेचारा सब कुछ सह रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वे भी बड़े सहनशील होंगे। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, अब संघर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा। आज की उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पड़ जाती है। इसलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परीक्षा का समय माना जाता है। स्टॉप।